मीना टंडन। वक्त हो गया है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। हमारा देश खेती किसानों वाला देश है। एक तरफ जहां किसान खेती के पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, तो वहीं नई टेक्नोलॉजी के जरिए खेती में नए एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। यही वजह है कि खेती के काम में अब एडवांस पढ़े लिखे लोग भी खूब हाथ आजमा रहे हैं और तरक्की की नई कहानियां लिख रहे हैं। आज देश की बात में कुछ ऐसी कहानियां लेकर आई हूं जो खेती के नए और पुराने दोनों तरीकों से जुड़ी है। हिमाचल के सेब बड़े टेस्टी होते हैं और इन सेबों से हिमाचल के किसानों को अच्छी खासी आमदनी भी होती है। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर ट्रेडिशनल तरीकों से ये बागवानी की जाए तो पेड़ों पर हर साल सेब नहीं आते, यानी हर सीजन में किसान सेब नहीं बेच पाएगा। हां, अगर तरीका बदल दिया जाए, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, तो सेब और भी शानदार होंगे और हर साल आएंगे। इस बात को एक बैंकर विक्रम रावत ने समझा और फिर तस्वीर बदलने लगी। मेहनत का फल कितना मीठा होता है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये कालासन नर्सरी, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। लगभग पिछले 2 दशक पहले अगर इस नर्सरी की बात करें तो यहां पर एक बंजर जमीन हुआ करती थी, लेकिन कड़ी मेहनत से आज यहां पर हाई डेंसिटी एप्पल्स की नर्सरी है। अगर हम बात करें विक्रम रावत, जो कि पेशे से बैंकर थे, लगभग 2 दशक पहले उन्होंने किस तरह से सेबों की आय को बढ़ाया जा सके, उसके साथ साथ किस तरह से सेबों को विकसित किया जा सके, उस ओर कदम बढ़ाया था और पहली बार हिमाचल प्रदेश में वो पायनियर बने हैं हाई डेंसिटी और रूट स्टॉकिंग को लेकर। मेरा नाम विक्रम रावत है और हम लोग ये सेब की खेती लगभग पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। अगर आप इसमें देखें तो ये M9 रूट स्टॉक है। तो M9 रूट स्टॉक का एक खास कैरेक्टर होता है जेनेटिक कि ये देखें आप नीचे इसका अगर आप ये देखें, ये इसको बॉटल नेक बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये बढ़ता है। बाकी ये जो वैरायटी है ये ग्रैनी स्मिथ है। इसमें हमने कोई स्प्रे नहीं की है। अगर इसमें स्प्रे केमिकल वगैरह आप करेंगे तो ये आपको कालापन नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक हो, कम से कम हमारे अभी तक हम कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं इस फार्म में। तो अभी तक ये जितना भी है हमारा ऑर्गेनिक है। आप इसको के और आप फार्म में इसको ऐसे हाथ से रगड़ के और टेस्ट कर सकते हैं। और जो वेराइटीज हैं हमारे पास 60 से ज़्यादा वेराइटीज हैं और उसमें रेड डिलिशियस आते हैं, फ्यूजीज आते हैं, ग्रैनी स्मिथ्स आते हैं और गालाज आते हैं। तो जो रेड डिलिशियस वैरायटी है उसमें वो लाल सेब आते हैं जो हमें पता है मार्केट में मिलते हैं। उसमें एग्जांपल दे सकते हैं रेड कान, रेड विलॉक्स, सुपर चीफ। मैं बेसिकली बैंकर था। तो 2000 में मेरी पोस्टिंग थी अरसू निर्मंड के पास एक जगह है। तो वहाँ कुछ दोस्त थे जिनके सेब नहीं लग रहे थे और मैंने नया नया कंप्यूटर लिया था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्टडी करता हूँ सेब के बारे में।
बस वो स्टडी करते करते मैं सेब के अंदर घुसता चला गया। और जब मैंने वहाँ किसानों को समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप सेब लगा सकते हैं, तो किसानों ने मेरी कोई बात नहीं समझी। तो मेरी वाइफ क्योंकि हिमाचल से ही है, तो हमने दोनों ने डिसाइड किया कि कहीं ज़मीन लेके एक डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड लगाते हैं। ठीक है। और उसके बाद तलाश शुरू हुई ज़मीन की, और 2002 नवंबर में फिर हमने ये जो कलाशन फार्म है, ये ज़मीन खरीदी। पढ़ाई करने के बाद ये पता चला कि हमारा जो हम हर चीज़ में अपना बदलाव ला रहे हैं, अपने रहन सहन में, गाड़ियों में, हर चीज़ में, लेकिन एग्रीकल्चर में क्योंकि बहुत चेंज नहीं कर रहा है फार्मर। तो मैंने इंटरनेट में ये पढ़ा कि बाहर के सारे देशों में वो रूट स्टॉक पे काम करते हैं, और जो उनका अपना ग्राफ्टिंग का कैनोपी मैनेजमेंट है वो टोटल डिफरेंट है। तो उसी को ध्यान में रख के दिमाग में ये था कि रूट स्टॉक के ऊपर एक और चलेगा। एंड मेरा पहले से ही ये था कि मुझे फार्मिंग करनी है। एंड जब मैं देखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कितना कुछ किया है फार्म के लिए और कितना कुछ अभी भी कर रहे हैं, ये इनोवेशन है, जितना कुछ हो रहा है हमारे वहाँ पे फार्म में वो सब एडवांस टेक्निक में हो रहा है। और मुझे भी ऐसे सोशल वर्क करना है, फार्मर्स की हेल्प करनी है, और जिस स्केल में काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, मुझे भी ऐसे ही करना है, इनोवेशन। अमेरिका से कुछ रूट स्टॉक का जर्म प्लाज्म मंगवाया। पटियाला में थापर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी विंग है, वहाँ उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाई। और इस तरीके से हमारा जो हमने इनिशियल स्टेज में यहाँ ऑर्चर्ड लगाया वो 106 पर लगाया, 106 और 111 पर। शुरू में क्योंकि किताबी नॉलेज थी, इंटरनेट की थी, तो धीरे धीरे कई जगह हम फेल भी होते गए, लेकिन कोशिश करते गए तो लगभग हमें इस प्रोसेस में 7-8 साल का टाइम लगा। कि अगर आप यहाँ इस ऑर्चर्ड को देखेंगे तो ये बड़ी क्लोज लगे हैं प्लांट सारे, तो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि इसको पानी चाहिए। हिमाचल में जितने भी किसान हैं वो बहुत ज़्यादा, उस वक्त जब हम कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे बगीचे में, तो इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एक जनरल सी हमारे साइंटिस्ट भी बोलते थे कि भी ये इस टोपोग्राफी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा हिली टेरेन है यहाँ पर, तो हमारे लिए सीडलिंग ही सूटेबल है, या फिर विगरस, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट था वो बहुत बड़े पेड़ के लिए था, 20 फीट के प्लांट के लिए। तो ये जो प्लांट, इसकी मैक्सिमम हाइट 10 से 12 फीट जाती है, तो उसके लिए हमारा दिमाग ही तैयार नहीं था। तो इस माइंडसेट को चेंज करने में मतलब हमें भी लगभग 6-7 साल लगे। और इनिशियल स्टेज में मैं जैसे यूनिवर्सिटी भी जाता था, वहाँ साइंटिस्ट से भी मिलता था, तो कोई साइंटिस्ट एनकरेज नहीं करता था। लोकल जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जैसे डिप्टी डायरेक्टर हो गए या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, वो भी यहाँ रेगुलर विजिट करते थे, बट जो एक बार आता था वो हमें मना करके जाता था कि भी मत पढ़ो इस चक्कर में। तो ये चलता रहा, लेकिन हमारी तो डिटर्मिनेशन थी, और हमने सोचा हुआ था कि जो काम करेंगे हाई डेंसिटी में और रूट स्टॉक में ही काम करेंगे। सभी कहते हैं कि ये बैंक कर्मचारी हैं, इन्हें पता होना चाहिए बैंक में पैसा रख के इतना ब्याज मिलता है, और काहे को ये इसमें लगाने, और ये आके उनकी वाइफ भी वैसे इनको सहयोग कर रही है, तो ये अच्छा वो नहीं है, पर हम चलते रहे और आज यहाँ पहुँच गए। को हमने टोटल ऑटोमेशन कर रहे हैं इसका, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स जब हमने शुरुआत की थी तो लगभग 4-5 हज़ार प्लांट्स थे। आने वाले एक साल में हमारे पास 15,000-16,000 प्लांट्स हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा प्लांट्स को मॉनिटर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम डिफरेंट सेंसर्स लगा रहे हैं, ताकि वो डिफरेंट लोकेशन की, ज़मीन की हमारी ह्यूमिडिटी को बताएं, और उसी सेंसर से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम लगा रहे हैं, जो कि इजराइल की एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, नेटाफिम का। तो अगले 1 महीने में हमारा वो ऑटोमेशन सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। दीदी की ग्रेजुएशन के बाद पापा ने यहाँ पे उनको जॉब ऑफर किया था, तो तब से लेके दीदी फार्म में ही काम कर रहे हैं। जो जो टास्क उनको वहाँ से मिलते हैं वो वही काम करते हैं, यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं, और अभी फार्म में ही हेल्प करते हैं। जैसे एप्पल हार्वेस्टिंग हो गई, अब ट्रीज हैं जैसे नर्सरी दीदी संभालते हैं, और एप्पल ट्रीज हैं उनकी बेंडिंग, उनका ध्यान रखना, फार्म को मैनेज करना।
ये लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं हमारे, और मुझे खुशी है कि ये लगभग 10 फीट की हाइट तक पहुंच गए हैं। तो 2 फीट हमने और हाइट लेनी है इसकी। 2 फीट हाइट के बाद हम इसको यहीं पर स्टेबल कर देंगे और इसमें फुल प्रोडक्शन में हम क्रॉप लेना शुरू कर देंगे। इन्वेस्टमेंट जो हमारी शुरुआत थी, जैसे ये लैंड वगैरह थी, तो लगभग 16 लाख की हमने लैंड परचेज की थी। ठीक है। और उसके बाद मतलब अगले 10 साल तक जितने भी हमारी इनकम थी वो सारी हम इन्वेस्ट करते चले गए इसमें। तो अगर एक फिगर देखी जाए कि लगभग कितना हमने खर्च किया, तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए। ठीक है। और अब तो आज की डेट में अब हमारी लगभग इतनी रिटर्न आ रही है। ठीक है। नए हिंदुस्तान में सब कुछ बदल रहा है, यहां तक कि सैकड़ों साल पुरानी खेती का तरीका भी बदल रहा है। आइडिया हो, विजन हो और कमिटमेंट हो तो खेती को बड़े बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। यानी खेती करते हुए भी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ये राह दिखा रहे हैं जोधपुर के ललित और उनकी पत्नी खुशबू। खेती से सालाना 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है इनका। गांव से निकलकर जो नौजवान पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं, वो इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या एमबीए करने के बाद शहर के ही हो जाते हैं। लाखों के पैकेज वाली नौकरी के मोह में वो कभी गांव नहीं लौट पाते। लेकिन नौजवानों की ऐसी भीड़ में ललित जैसे लोग भी हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि बाजार की जरूरतों के हिसाब से किसान पिता की खेत भी अब बेशुमार कमाई का जरिया है। जानकारी और जज्बा हो तो खेती भी एंटरप्रेन्योर होने का मौका है। पुणे से एमबीए करने के बाद ललित एक रोज अपने गांव लौटे और लोगों के सवालों को अनसुना करते हुए खेती शुरू की। लेकिन यह परंपरागत यानी धान गेहूं की खेती नहीं थी, ये नए तरह की ऑर्गेनिक खेती थी, जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना था। कुछ वक्त लगा, लेकिन मेहनत रंग लाई। आज ललित का सालाना टर्नओवर करीब 1.5 करोड़ रुपए का है। मेरा एमबीए पुणे से चल रहा था, उसी दरमियान जो हमारे को नए नए जो ना अलग अलग फील्ड के बारे में नॉलेज आ रही थी, कैसे करना है, नहीं करना है, फ्यूचर में क्या करना होगा। उसी समय मेरे को ये समझ में आया एग्रीकल्चर इज द बेस्ट फील्ड, जो इन फ्यूचर भी कभी भी मतलब ऐसा फील्ड नहीं होगा कि जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी या कम जरूरत होगी। तो उसी समय से मैंने स्लोली इसी फील्ड के बारे में और गेन करना स्टार्ट किया। बट यस, मेरे पास एक एडवांटेज ये भी था कि मेरे पास मेरा पेरेंटियल जो बिजनेस था, मेरे फोर फादर वगैरह लोग वो फार्मिंग ही करते थे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं अपन उसी फार्मिंग के फील्ड में ही कुछ नया इनोवेशन, नई चीजें, नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके कुछ अच्छा करें। तो तब से मैंने इस फील्ड की तरफ मूव हो गया और इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड पॉली हाउस एंड ऑल, ये सारी चीजें होती गई और मैं इस फील्ड में कंप्लीटली इसी में घुस गया। फिर पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, देन वर्मी कंपोज यूनिट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम, यस नर्सरी हमने स्टार्ट किया एंड स्लोली अभी हम लैंडस्केपिंग का, हॉर्टिकल्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट्स के साथ में वो सारी चीजें करने लगे। ऐसी बात है सर, मैं तो बिल्कुल फ्रेशली मेरा एमबीए कंप्लीट किया था, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो खुद से तो कहीं से अरेंज हो नहीं पा रहा था। तो अगेन वही फैमिली से हम लोगों ने सपोर्ट लिया। मैंने मेरे फादर को बोला और कि भाई ऐसा अपन कुछ करेंगे, तो उन्हीं लोगों ने मुझे इनिशियली फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इट वाज वेरी टफ फॉर मी कि उनको मना लूं कि मैं एग्रीकल्चर में और खेती में कुछ काम करना चाह रहा हूँ। एमबीए करके आप सब ये कुछ कहते हो कि मुझे अभी भी खेती करनी है, तो थोड़ा टफ था उनको समझाना। बट एट दी एंड मेरा जो कमिटमेंट था उस काम के लिए करने का, तो उनको लगा कि नहीं ये करेगा और डेफिनेटली आज मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जो बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा वाली चीज है। अभी जब हमने स्टार्ट किया था उस समय तो हमारे पास में कुछ भी नहीं था, बट स्लोली हमने स्टार्ट किया। इनिशियली मेरे पास 10-15 लाख रुपए का मेरा टर्नओवर होना स्टार्ट हुआ, फिर 20 लाख हुआ, 25 लाख, 50 लाख और टचवुड अभी एट प्रेजेंट में मेरा एनुअली है जो 1.5 CR के आसपास मेरा टर्नओवर है। सो जैसे जैसे हमने काम को बढ़ाया वैसे वैसे सारी चीजें होती गई, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटियां भी सारी होती गई। तो प्रेजेंटली हम लोग 1.5 CR के आसपास पे मेरा चल रहा है।
फैक्ट है कि आप अकेले सारा सब कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा जब 2013 में शादी हो गया था तो उसके बाद में और मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था। बट मेरी वाइफ वो है सीए, तो उसको मैंने बोला कि खुशबू मुझे ऐसा 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 ये चीजें करना है। तो डे 1 से उसने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने दिल से करो, जो हॉबी है आपकी उस इंटरेस्ट से करो, बट करो ऐसा कि वो सक्सेसफुल होना चाहिए, आप बीच में छोड़ोगे नहीं या वैसा नहीं करोगे। आई सेड ओके। और तब से वो मेरे साथ में है। तो स्लोली स्लोली हमने सारा फार्मिंग का काम, हाईटेक एग्रीकल्चर, ये ग्रीन हाउस पॉलीहाउसेस का काम किया। तो उसने हर जगह पे मेरा काम शुरू किया। फिर मैंने नर्सरी बिजनेस भी स्टार्ट किया साथ साथ में। तो उसके बाद लैंडस्केपिंग का काम किया, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारे चीज लेने लगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया था। तो मेरा जो काम होता है वो अब फील्ड पे ज्यादा होता है, मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। और पीछे मेरे नर्सरी में, मेरे फार्म पे वेजिटेबल्स के लिए या नर्सरी के लिए सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, स्टाफ का सारा रूटीन क्या है, किनको क्या जॉब डेडिकेशन क्या देना है नहीं देना है, वो सारा खुशबू, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह से सारा उसी के थ्रू होता है। तो ज्वाइंटली हम दोनों ने मिलके इस काम को मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक बिजनेस मॉडल बना लिया फार्मिंग को, और उसी से हम काम कर रहे हैं। टचवुड वी आर डूइंग गुड। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड अकाउंटेंसी से था, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो फार्मिंग एक मेरे लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। कुछ टाइम तो मैंने सिर्फ ललित को ऑब्जर्व किया कि क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करी। कुछ टाइम तो नहीं समझ में आया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इनके साथ लगी रही काम में, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा, तो इंटरेस्ट आने लगा। और ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट था एक एनवायरनमेंट के अंदर। जनरली जो मेरे फील्ड के लोग होते हैं वो जॉब करते हैं या खुद का कुछ डिफरेंट बिजनेस करते हैं, बट नॉट फार्मिंग। तो मुझे ये अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, नया लगा, तो सीखा मैंने। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इंटरनेट से चेक किया, वहाँ पढ़ा, और कुछ लोगों से भी मिले, तो उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई। फार्मर्स को एडुकेट करने का, उनको इस फील्ड के बारे में बताने का, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने का, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स अपने यहाँ फार्म पे किसानों को बुला के, इवन जो काजरी है या आप आफरी है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है, वहाँ पे जब भी कभी किसानों के कुछ सम्मेलन होते हैं या जो किसान डायरेक्टली मेरे पास आते हैं, लेट से मेरा कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ, किसी टीवी पे कभी कुछ आया, तो किसान मेरा कांटेक्ट निकालते हैं, या ऑनलाइन मीडिया से या जहाँ से भी कहीं से उन्होंने रिसोर्स इंटरनेट से निकाला, वो लोग आते हैं, उनको पूरा गाइड करते हैं। अब तो मेरे जो स्टाफ जो है यहाँ पे, जो सारा मेरा फार्म हाउस मेरे एब्सेंस में देखते हैं, उनको भी बताया हुआ है कि आप कोई भी बंदा आता है तो उसको नॉलेज दो, उसको बताओ कि ये टेक्नोलॉजी लेना है, इससे ये होगा, प्लांट्स के बारे में बताओ, वेजिटेबल्स के बारे में बताओ, जिससे कि वो लोग और ज्यादा एजुकेट हो सकते हैं। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के या फाइनल ईयर के, वो स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पे आते हैं, उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वगैरह वो भी सारे लोग करके जाते हैं। तो अल्टीमेटली सबको हम इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं। के दिमाग में इमेज होती है कि फार्मर वो ये जमीन में काम करता है, छोटी झोपड़ी होती है, बस दिन भर लगे रहते हैं, धूप में काम करते हैं। बट जब हमने इसको किया तो लगा कि यार ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक अ फैक्ट्री। अगर आप इसको अच्छे से रन करो तो इट्स लाइक अ फैक्ट्री। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इससे। धीरे धीरे आप अपने इस बिजनेस को ग्रो करें। तो हमारा भी यही कॉन्सेप्ट रहा कि धीरे धीरे हमने इसको ग्रो किया, हमने इसको एक मार्केट लेवल पे लेके गए कि इट कैन बी अ डिफरेंट बिजनेस। और आज के ज़माने में ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं, जो कि नॉर्मल फार्मर्स का नहीं होता है। तो एक ये डिफरेंट चेंज हुआ फार्मर्स के माइंड में सेट कि हाँ, फार्मर्स कैन ऑल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर और अपनी लाइफस्टाइल को एक बड़े बिजनेसमैन की तरह चला सकते हैं। जो भीड़ से अलग सोचते हैं वही दुनिया या समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं।
आज भले ही लोग उनके काम को तवज्जो ना दें, लेकिन एक दिन उनकी लगन कामयाब होती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक किसान सैकड़ों साल पुराने ट्रेडिशनल बीज यानी सीड्स को बचाने में जुटा है। नेक राम नाम के ये किसान न सिर्फ पुराने सीड्स को संभाल रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को फायदे बताकर उनका इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। असल में हमारे पूर्वज जिन सीड्स का इस्तेमाल करते थे, वो जमीन, अनाज और हमारे स्वास्थ्य सभी के लिए फायदेमंद है। मेरा नाम नेकराम है और ये मेरा गांव है, घर यहाँ नांज। आप सोच रहे होंगे ये मेरे हाथों में क्या है। ये परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल बीज है जो पिछले कुछ वर्षों से खत्म होने की कगार पे थे, लेकिन करसोग जिले के एक छोटे से गांव नांज में नेकराम अपने प्रयास से और खास तौर पर जल, जंगल और जमीन मुहिम के जरिए इन तमाम तरह के बीजों को सहेज रहे हैं। आपको बता दें कि नेकराम ने करीबन 1 दर्जन से ज्यादा मिलेट्स के जो प्रजाति है उनको सहेज के रखा है। उसके साथ साथ अगर हम गेहूं की बात करें तो करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो मोटा अनाज है यानी गेहूं है उनको भी विकसित किया है, जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे थे। खासतौर पर अगर हम बात करें पिछले 3 दशकों में जिस तरह से साइंस ने तरक्की की है, तो हाइब्रिड बीजों का बोलबाला हुआ है, जिससे प्रोडक्शन है वो लगातार अच्छी हुई है। लेकिन जो परंपरागत बीज है वो विलुप्त होने की कगार पे थे, जिन्हें नेकराम ने अपनी मुहिम से कहीं ना कहीं बचाया है। नेकराम को बीजों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। मेरे 25-26 साल उम्र थी और उस वक्त हम लोग पहले एक और अभियान चला रहे थे जंगल बचाने का, कि जो लोगों का सहयोग से सारे काम होने चाहिए। और तो वो शुरुआत थी, तो उस बीच में कुछ बुजुर्गों के साथ बातचीत चली कि हमारे जो पुराने अनाज थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि जंगल बचाना, समुदाय ने जंगल बचाना, ये सब समुदाय भूल गया था, क्योंकि वो विभाग के ऊपर सारा हो गया था। तो जब हमने कहा कि नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, तो बात ये हुई कि फिर ये जो बीज हैं हमारे, ये कैसे होंगे हमारे पास, कैसे आएंगे ये पुराने बीज। तो कुछ मैंने इस पर स्टडी किया और देखा कि ये बहुत पौष्टिकता इसके अंदर में है, और फिर कुछ बीज मैंने कुछ जगह से इकट्ठा करना शुरू किया और अपने खेतों में ही मैंने इसको उगाना शुरू किया। लोगों ने बोला ये तो पागल हो गया है। मैं थोड़ा सा दाढ़ी रखता था, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये पता नहीं पागल हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी जंगल बचाने की बात करता है, कभी बीज बचाने की बात करता है, कभी देसी गाय बचाने की बात करता है। तो मुझे भी लगता था कई बार कि क्या बात, परंतु कुछ एक मेरे मित्र थे, तो उनका कुछ मदद मिलती रही। कुछ एक अधिकारी भी रहे हैं ऐसे करसोग के अंदर, उनका भी कुछ मदद मिली कि नहीं तुम ठीक काम कर रहे हो। और ये जो बीज हैं, ये इन बीजों को जो है लोगों के बीच में जो पॉपुलर करने का वो एक ही तरीका था। हमने इसको जोड़ा हेल्थ के साथ। तो ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उनके जो बीएमओ हैं, उसमें जो हेल्थ एजुकेटर है, उनके साथ हमने मीटिंग करके, और एक तो जो हेल्थ एजुकेटर है वो मेरे साथ ही आए और एक कैंप था। फिर हमने बोला कि आपने यही बोलना है लोगों को कि शुगर रोग क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका। तो उन्होंने बोला भाई ये तो मुझे जानकारी नहीं है।
फिर मैंने उनको बताया कि जब हम कोई रेशे वाली चीज नहीं खाते हैं, फाइबर वाला खाना नहीं खाते हैं, तो हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, तो शरीर के एक एक पुर्जा जो है ना धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और एक समय के बाद पूरा शरीर बीमारी का घर बन जाएगा। तो उन्होंने यही बात कही कि भाई तुम केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो कैंसर हो जाएगा, तुम ये अनाज नहीं खाओगे तो शुगर रोग हो जाएगा। तो ये ऐसे बहुत जगह हम लोगों ने इस तरह की मीटिंग की पंचायतों के अंदर, तो ऐसा करने से एक बल मिला। ये चीना है प्रोसो मिलेट, ये बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। कहीं बहुत सारे लोगों को तो ये जब उन्होंने देखा कि ये क्या चीज है तो पता ही नहीं क्या है ये। इसकी जब बाली जब पकती है तो ये सोने जैसा चमकती है। तो ये भी एक भात है। मतलब हम जो चावल खाते हैं वो सिर्फ धान वाला ही चावल हम समझते हैं। हमें नहीं मालूम कि कांगनी का भी भात होता है, कि चीना का भी भात होता है, कि ये जो सांबा है इसका भी भात होता है। हमें सिर्फ यही मालूम है कि धान का ही भात होता है, एक वही चीज है सिर्फ पैडी, और दूसरा नहीं है। किन्नौर चले जाएं तो वहाँ पे बकवीट प्रेसा कहते हैं इसको, यहाँ पे कुट्टू का आटा जो व्रत में खाते हैं उसकी बड़ी सारी प्रजातियां हैं पुरानी। उसी तरीके से बिथू एमरैंथस कहते हैं जिसको आप रजगीरे के लड्डू खाते हैं, उसमें कैल्शियम और आयरन, मतलब इट इज कंसिडर्ड सुपर फूड कहते हैं उसको। हमारा जो कोदरा हो गया, आयरन और कैल्शियम की मात्रा बेहद ज्यादा है उसके अंदर। हम लोग जो लोगों से बात करते हैं हम कहते हैं ठीक है तुम हाइब्रिड भी उगाओ, अगर वो भी उगाना है उसको भी उगाओ, हम उसको मना नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो हमारे परंपरागत अनाज थे, जो ऋषि मुनियों ने हमें खोज के दिए थे और हमारे दादा नाना सब खाते थे, उसको भी स्थान दो ना, उसको खत्म मत करो। ये जो तो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग पूरा लाहौल से लेकर के अपना सिरमौर तक जो है हम सीड थोड़ा थोड़ा बांटते रहते हैं। और जहाँ कोई बहुत सारी संस्थाएं हैं मुझे बुलाती है और इसके बारे में पूरा ट्रेनिंग मैं देता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सीड देता हूँ, मगर एक एक मुट्ठी दो मुट्ठी, इससे ज़्यादा नहीं। और हम बोलते हैं कि सीड के बदले सीड ही वापस भी करो, हम कोई पैसा भी नहीं लेते हैं इसमें से। तो एक रूप में जो धरोहर है वो हमारी बीज हैं, जो हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, वो बीज और उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी निःशुल्क देके गए हैं हमें। तो ये तो हम जैसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि ये बीज और इनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी विद्या है इसको बचाए रखें ताकि ये अगली पीढ़ी तक जाए। तो ये हमारा काम है कि किस तरीके से हम अपनी जो देसी बीज हैं हिमाचल क्षेत्र के और बाकी भी हमारे जो भारत के क्षेत्र हैं, और कम से कम क्योंकि हम हिमालय के क्षेत्र में, इनका कैसे संवर्धन कर सकें और कैसे इनको बचा के अगली पीढ़ी तक ले जा सकें। हर वक्त सीधी लकीर पर चलना समझदारी नहीं होती। जो नया करने का रिस्क उठाते हैं वो अक्सर कमाल करते हैं। हरियाणा में करनाल के किसान कुलदीप राणा को ही देखिए। इलाके के ज्यादातर किसान जहां धान और गेहूं जैसी ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, कुलदीप ने ड्रैगन फ्रूट में हाथ आजमाया और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की डिमांड तेजी से शहरों में बढ़ रही है क्योंकि इसे हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। उत्तम खेती मध्यम बान। हमारे पूर्वजों ने जीविका के लिए व्यापार और नौकरी से खेती को बेहतर माना। फिर युग बदला और खेती किसानी की अहमियत कम हो गई। लेकिन नई पीढ़ी एक बार फिर अपने खेतों की तरफ लौटने लगी है, नए आइडिया और नए किस्म के फसलों के साथ। सोच यह है कि देश प्रदेश में मामूली नौकरी करने की बजाय क्यों ना नई तरह की खेती से अपने गांव में ही लाखों की कमाई की जाए। कुलदीप ने साउथ अफ्रीका की अपनी नौकरी छोड़ी और करनाल के अपने गांव में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। आज अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 4 वर्षों में कुलदीप ने ड्रैगन फ्रूट की खेती में अपना बड़ा मकाम बना लिया है और देश भर के किसानों के लिए एक मिसाल बन गया है। हमारे पास में ज़्यादा ज़मीन थी नहीं और करीबन 3 एकड़ के पास हमारे पास में टोटल ज़मीन है। और एक छोटा किसान अगर गेहूं धान की खेती करता है तो उसको कुछ ज़्यादा इसमें बेनिफिट नहीं हो पाता। तो एक ऐसी खेती की तरफ हम ढूंढ रहे थे कि हमको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऐसा मिले
और हम खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए आदमी हैं, किसान हैं, तो हम किसानी में हमारा हाथ अच्छे से बैठा हुआ है। तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा काम किया जाए खेती में ही कि हमें मेहनत भी भले ही हमको उतनी ना करनी पड़े और हमारी यील्ड भी या हमारी इनकम भी जनरेट हो। तो ये खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है, यानी 5 एकड़ से नीचे के जो कैटेगरी के किसान आते हैं, वो इसी खेती को अगर करते हैं, क्योंकि एक बार लगा देते हैं तो ये 25 साल चलता है। बार बार इनिशियल कॉस्ट लगाने की, खेत की बुहाई की, इस तरह की ये कॉस्ट इसकी नहीं लगती है। रनिंग कॉस्ट बोले तो आपकी साल भर का खर्चा अगर ऑर्गेनिक में जाते हो तो 15 से 20 हज़ार के ऊपर नहीं जाता। और तीसरे साल में अगर आपका फार्म अच्छे से चल जाता है तो 10 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। हम इससे कहीं ज़्यादा यहाँ जनरेट कर रहे हैं। आप विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ भी मेहनत ही मेहनत करते हैं, और वही मेहनत अगर आप अपने खेती में अपने यहाँ फील्ड में करेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा आप वो मुनाफा ले सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ इम्प्लीमेंट की और हम उससे ज़्यादा अपने बाहर की विदेश की जो इनकम से उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने यहाँ पे अपना यील्ड ले रहा हूँ और उससे इनकम जनरेट कर रहा हूँ। अगर जो किसान भाई या फिर जो हमारे युवा भाई बाहर जाने की सोच रहे हैं कि वहाँ बाहर में विदेश में जाके आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, तो ये भ्रम रहता है, क्योंकि विदेश में भी जाके कोई आपको गस्टेड जॉब या फिर कोई सरकारी जॉब नहीं मिल रही है। वहाँ पे भी आप किस तरह से अपना पेट का गुजारा कर रहे हैं तो हम जानते हैं। और वही काम, वही इनकम अगर आप अपने फील्ड में जनरेट कर लेंगे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ के चलिए कि तीसरे साल में अगर आपकी खेती सक्सेस हो जाती है, आप मेहनत करते हैं, तो 10 से 15 लाख रुपया आप आराम से इससे कमा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट के एक फल का वजन करीब 400 ग्राम होता है और बाजार में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत 80 से 100 रुपए तक है, यानी इससे कमाई अच्छी होती है। किसानों के लिहाज से खूबी यह है कि इसके पौधों में कीड़े नहीं लगते और ना कोई दूसरा रोग होता है। रेट का अगर मैं बात कर लूँ तो रिटेल का भी रेट हम जो दे रहे हैं 250 रुपया, और होलसेल का जो रेट है हमारा 210 रुपये से 230 रुपये के बीच में जा रहा है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आपके नॉर्मल पारंपरिक खेती से कहीं ज़्यादा मुनाफा ये आपको दे सकती है, और एक बार ही आपकी कॉस्ट लगती है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं और मेहनत में परहेज नहीं करते तो आप इसकी खेती की तरफ आंख बंद करके जाइए, आपको अच्छा मुनाफा देगी। से पहले तो मैं इसको लगा ही नहीं रहा था क्योंकि खर्चा ज़्यादा था। लड़के की जिद थी 2 एकड़ लगाओ शुरू में। मैं बोला भाई कि खर्चा कितना है, ये वो 6-6.5 लाख एकड़ का इसने खर्चा बताया। मैं क्या भाई हमारे तो बस से बाहर है। फिर ये 1/2 एकड़ किया था, इसने जिद करके कराया था। फिर रिस्पॉन्स हमारे को इसमें बढ़िया मिला, 10 पैसे भी हमने अच्छे कमाए। मेहनत है, मेहनत के बगैर तो देखो कोई भी काम नहीं है। खेती बाड़ी से लगा लो, नौकरी पेशे वाला लगा लो, बगैर मेहनत के तो है ही कुछ नहीं है। पर इसमें आम खेती से ज़्यादा है। पर जिस तरह ये परंपरागत खेती हमारी गेहूं, जीरी, गन्ना, मक्की, बाजरा, ये आगे उनसे लाख बेटर है, बहुत बढ़िया है। 1 एकड़ अगर जी जान से अच्छी तरह से मेहनत से किया जाए तो 20 एकड़ की खेती को पीछे ये 1 एकड़ ही कर देता है। हमारा खुद भी यूट्यूब चैनल है किसान मित्र करके यूट्यूब पर, जिसमें हम अपने सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में ही जानकारी शेयर करते हैं। ये खेती, ये समझ के चलिए ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग इंडिया के अंदर 4-5 साल से हो रही है। लोगों को इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है, जानकारी का अभाव रहता है, जिसकी वजह से कहीं पे फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाता है। अब यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस देखने के लिए लोग आते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप शायद ये आपको पता भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर 1120 ग्राम का सबसे हाईएस्ट फ्रूट ड्रैगन फ्रूट में हमारे ही फील्ड में प्रोड्यूस हुआ है। यानी 1120 ग्राम का एक सिंगल फ्रूट, 1 किलो के ऊपर का फ्रूट मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे टॉप यहीं पे ही जनरेट हुआ है। वो कैसे हम जनरेट करते हैं, हमारी प्रैक्टिस कैसे रहती है, ये सब देखने के लिए किसान भाई हमारे पास में दूर दूर से आते हैं। और हर संडे को यहाँ पे एक पूरा हम कैंप लगाते हैं, विजिटिंग के लिए समय खोलते हैं। पूरा 9 से 5 तक हमारे पास किसान भाई दूर दूर से आते हैं। बढ़िया किसान, छोटे किसान के लिए बहुत बढ़िया खेती है। दर दर भटकना, दूसरे की गुलामी करना, आजकल बच्चे 10-10, 8-8 हज़ार पे, कोई कलकत्ता पड़ा है, कोई बॉम्बे पड़ा है, घर बार परिवार से दूर। यही सोच के मैंने इस लड़के को विदेश से यहाँ बुलाया। जब रिस्पांस बढ़िया मिला, हमारे बस से बाहर हो गया। हम 2 हैं मियाँ बीबी करने वाले। मैं कहा भी अब तो हमारे साथ आ जा, काम बढ़ गया है, नाम अच्छा हो गया है और 10 पैसे भी बढ़िया कमा रहे हैं। एक बार कैंप लगाते हैं, केरला से लेके दुनिया के कोने कोने से हमारे पास में आदमी आते हैं, अब्रोड से भी कई बार आदमी आते हैं।
और ये फार्मिंग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये समझ के चलिए कि चाहे मीडिया में हो या फिर हॉर्टिकल्चर विभाग को भी इतना इन्फॉर्मेशन अभी इसके बारे में नहीं है, क्योंकि नई क्रॉप है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर सफल होती है। पूरा परिवार ही हमारा, ये समझ के चलिए हम सुबह में आ जाते हैं 5 बजे और शाम के 7 बजे 6 बजे तक यहीं फार्म पे रहते हैं। यही काम रहता है हमारा, देखभाल करना, क्योंकि हर रोज़ कुछ मेजर काम नहीं रहता कि अपने फील्ड में रहना, अपने पौधों का केयर करना, यही हमारा काम रहता है और पूरा परिवार सहयोग देता है, तभी हम सफल हैं। ड्रैगन फ्रूट एक तरह की कैक्टस बेल है। इसके फल गूदेदार और रसीले होते हैं। इसके एक पौधे से 8 से 10 फल मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल सलाद, मुरब्बा, जेली और शेक बनाने में किया जाता है। हाल के दिनों में ड्रैगन फ्रूट का क्रेज बढ़ा है। इसकी एक वजह यह है कि इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। बाजार में मांग बढ़ी है तो किसान भी इसे लेकर उत्साहित है। इसलिए कुलदीप किसानों को फसल लगाने से लेकर बेचने तक की बारीकियां सिखाते हैं। बहुत दूर दूर से किसान आते हैं, क्योंकि अक्टूबर में हम कैंप एक राइज करते हैं, हर अक्टूबर में फर्स्ट वीक में वो ट्रेनिंग देते हैं। पूरा दिन भर की ट्रेनिंग रहती है, यानी लगाने से लेके तुड़ाई तक की और मार्केटिंग तक की पूरी जानकारी हम शेयर करने की कोशिश करते हैं किसान भाइयों को। केरला से लेके असम, मेघालय तक हमारे पास में लोग आते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अगर इरादे मजबूत हों तो बंजर जमीन को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। वहां फल और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। राजस्थान के झुंझुनू के एक किसान जमील पठान ने ये कर दिखाया है। इतना ही नहीं, जमील पठान अब दूसरे किसानों को सिखाते हैं कि बंजर जमीन पर खेती कैसे की जाए। अनजान रास्तों पर राहें तलाशनी थी मुझे। मैं जानता था कि रास्ते में पत्थर बहुत मिलेंगे। शायद यही होता है कुछ लोगों के साथ कि वो जिंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं करता। वो रास्ता तय करते हैं जिस पर शायद कोई जाना पसंद नहीं करता। और शायद इसीलिए कहते हैं कुछ लोग इस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं जिसका या जिसके बारे में सोचना हम और आप नामुमकिन समझते हैं। तो एक शख्स की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि ये शख्स सच में कमाल का है। मेरा गांव बुडाना है, जिला झुंझुनू और राजस्थान का मैं रहने वाला हूं और एक्स आर्मी हूं। 13 ग्रेनेडियर्स गंगा जैसलमेर से मैं रिटायर्ड हूं और फौजी परिवार से वैसे मैं बिलोंग करूं। मेरे फादर भी 19 राजपूत रेजिमेंट में थे आर्मी में और हमने खेती का भी साथ में बरकरार रखा और अपने देश की सेवा का भी पूरा योगदान दिया है। और दूसरा, मैंने ये काम अपने 2004 से शुरुआत की थी और उसके बाद जब से और अब तक, पहले तो मैंने अपने जो सादा फसलियां हैं जैसे गेहूं है, जो चना, ये चलता रहा और फिर मैंने 2016 से ये बागवानी की ओर पूरा रुझान डाला और जब से अब तक लगा हुआ हूं इस काम में। 60 बीघा में है और तकरीबन 15 और 20 हजार पेड़ हैं और तकरीबन हर प्रकार का पेड़ है। जैसे केवड़ा है, केवड़ा अपने यहाँ राजस्थान में मानो झुंझुनू जिले मानो ये नहीं होता है, ये मैंने करा और बहुत बढ़िया चल रहा है। साथ में जैसे चेरी है, चेरी का अपने गंगा के किनारे हुमस में होता है और चेरी बहुत बढ़िया यहाँ चल रहा है। जैतून है, जैतून का तो चलो डिजेट का, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। साथ में ही चंदन है, तो चंदन का हमने कभी कल्पना ही नहीं करी थी कि हमारे झुंझुनू में और चंदन के पेड़ भी लग सकते हैं क्या। और सबसे बढ़िया ग्रोथ है इन पेड़ों की और मैं इनके ध्यान भी अपने बच्चों से ज्यादा इनका रखता हूँ और तकरीबन हर प्रजाति का पेड़ मिलेगा। आप मेडिसिनल का भी खूब प्लांट लगा रखे पेड़
और साथ में ही फलदार भी हैं। फलदारों में जैसे किन्नू है, मौसमी है, नींबू है, ये खूब भारी तादाद में है, तकरीबन 10,000 पेड़ हैं। और साथ में मौसमी के जो पेड़ हैं उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, किन्नू का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में ही अपने इनका जो टेस्ट है वो गंगानगर और अबोहर से बढ़िया टेस्ट है, जो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि वो तो है वहाँ तो फाजिल्का में तो, और फ्रूट का जो टेस्ट है वहाँ से अच्छा अपने यहाँ। 2016 के अंदर पापा ने अपनी लाइन से हटके जो परंपरागत खेती थी हमारी उसे छोड़कर जो पेड़ पौधों वाली खेती थी उसे अपनाया, तो मुझे भी एक बार अचंभा हुआ, क्योंकि हमने ये चीजें हमारे आसपास के क्षेत्र में देखी नहीं। राजस्थान है तो राजस्थान को लोग रेतीले मतलब जो टिब्बे होते हैं उनके हिसाब से जानते हैं, तो हमारा भी ये था कि यहाँ जाटी लग सकती है और कोई पेड़ कैसे मुमकिन होगा। पर लॉकडाउन के बाद से जो मैंने मेरे पापा का जुनून देखा और जो 2020 में इन पेड़ों की ग्रोथ देखी, तो फिर मेरा भी मन करा कि मैं इसमें और पापा को जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ में इस खेती के अंदर जैसे एग्रो टूरिज्म है तो इसे भी इसके साथ जोड़ूं। इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा मुझे कि मैंने पिछली साल 15 लाख प्लस बिक्री किया, और भगवान ने चाहा तो अब की बार भी इतना हो जाएगा कि फ्रूटिंग कम है अब की बार कहीं भी नहीं है, लेकिन भाव अच्छे मिलेंगे। और मैं इस काम से बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है इस काम से। साथ में मैं अपने एग्रीकल्चर टूरिज्म का भी कर रहा हूं, और ये शुरुआत आपने तो देख लिया है, ये शुरुआत हो रही भी है और इसे आगे और बढ़ावा दूंगा। पाँच साल हो गए मेरी शादी को और बा को 6 साल हुए हैं। तो माए थे जो इतने इतने छोटे छोटे पौधे थे ये, तो ये मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, फ्रूटिंग मेरे सामने ही हुई है। इन सब में हमने रोजाना आकर ये फ्रूट तोड़ना, इनमें काम करना, पानी देना, ये घास उपाड़ना, ये सारे काम हम मिलजुल के सुबह शाम को वक्त निकाल कर करते हैं। पापा से प्रभावित बहुत हुए हैं, बहुत से लोग हुए हैं मेरे गांव के, आसपास के गांव के, झुंझुनू के, शहरों के, बहुत से यहाँ पे आते हैं और पापा से यही सवाल करते हैं कि आपने इतना सब कुछ कैसे किया, ये तो मरुस्थल है, यहाँ पे तो पानी नहीं है। तो इस चीज से पापा ने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और वो चीजें सीख सीख कर ही उन्होंने आसपास आपने देखा होगा आए होंगे तो यहाँ सड़क पर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो बहुत छोटे हैं अभी, पर यहाँ का देख कर ही उनके भी मन में ये हुआ कि हम भी ऐसे ही पेड़ पौधे लगाएं, हमारा भी बाग ऐसा ही रेडी हो जाएगा। मैंने ये काम शुरू करा है, तकरीबन 1000 आदमी आ चुके हैं यहाँ, और हर प्रकार के आदमी आते हैं, जैसे बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी भी आते हैं, और एक्स आर्मी जो हैं वो फिर आने के बाद में किसानी का वो कर रहे हैं तो वो खूब आ रहे हैं, और साथ में किसान हैं उनके ग्रुप आते हैं मेरे पास में, और सिंगल भी बहुत आते हैं। तकरीबन 1000 से ऊपर आए हैं और सब मोटिवेट होकर यहाँ से जा रहे हैं और बहुत खुश होते हैं। आने वाले मतलब इतने खुश होकर जाते हैं कि मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ये जैसे लिलीज हैं और रोज है और भी मोस्टली ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स है ना, वो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको, आगे भी है और रास्ते पे भी है। तो इन सब की जो ऑर्गेनिक है और उसमें स्मेल के लिए उसके लिए बुके वगैरह और फ्लावर्स का पूरा बुकेट वगैरह तैयार कर रहे हैं हम लोग। कोरोना के बाद में हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, तो मैं यह चाहूँ कि इसमें इतना प्लांट हो कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले और पशु पक्षी इन सब है मतलब अपना खूब लाभ मिले। और साथ में मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे मेरी मेहनत का भी मिल रहा है। देखो ये जो हरियाली मैंने लगा रखी है या मेरा मुझे रिटर्न भी दे रही है और मुझे सुकून भी मिलता है और आने जाने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है।
और हर प्रकार का पेड़, जैसे मैंने पीपल है, बरगद है, ये सारे पेड़, ऑक्सीजन के जितने भी पेड़ आने चाहिए वो सारे पेड़ लगा रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर